आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चे, आप जानते हैं कि हमने ये PYQ एनालिसिस सीरीज काफी दिन पहले से शुरू की हुई है, जहां पर हम शानदार तरीके से 2024 का जो CGL पेपर आयोजित हुआ उसका मल्टीपल शिफ्ट्स हम लोग एनालाइज कर रहे हैं। आज भी हमारे पास एक शानदार शिफ्ट है। 24 सितंबर 2024 को जो शिफ्ट 2 का पेपर SSC CGL में हुआ उसको हम लोग एनालाइज करेंगे। चलिए, तो बिना डिले के शुरू करते हैं। निम्नलिखित नर्तकों में से कौन उड़ीसा राज्य से पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति हैं? तो मैं जब उड़ीसा का उड़ीसी नृत्य पढ़ाता हूं, क्योंकि क्लासिकल डांस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं, और वहां पर एक व्यक्ति जब मैं दिखाता हूं आपको उनकी तस्वीर, केलुचरण महापात्र, तो हमेशा ये बात बताता ही हूं कि उड़ीसा से ये सबसे पहले व्यक्ति हैं। नर्तक छोड़ दो, ओडिसी नृत्य तो कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन उड़ीसा से सबसे पहले व्यक्ति हैं जिनको पद्म विभूषण सम्मान मिला। यानी उड़ीसा से इनसे पहले किसी को पद्म विभूषण सम्मान नहीं मिला है। अच्छा, ओडिसी नृत्य जब पतन की ओर अग्रसर था तब इनने 1950 से 2000 के बीच में ओडिसी नृत्य को रिवाइव किया। और इनके अलावा अगर हम बात करें और कौन कौन से नर्तक हैं, जैसे एक तो केलुचरण महापात्र साहब हो गए, मोहन महापात्र, सुजाता महापात्र, कालीचरण पटनायक, हरे कृष्ण बेहरा, सोनल मानसिंह, रानी कर्ण और माधवी मुदगल। कैसे याद करेंगे? एक कीवर्ड उठा लो बच्चे, तो उड़ीसा या उड़ीसी, तो वहां से हमने कीवर्ड उठा लिया उड़। अगर तुम्हें जीवन में उड़ना है तो मोह त्यागना पड़ेगा। किसका मोह? इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया, दोस्तों के साथ बिना मतलब में घूमना फिरना, बहुत सारे मोह त्यागने पड़ेंगे अगर लंबा छलांग लगाना है, लंबा उड़ना है तो। और चरण एक दिशा में बढ़ाने पड़ेंगे, तो केलुचरण कालीचरण यहां से बन जाएगा। तो एक दिशा में चरण बढ़ाओ और मोह त्यागना है, और फिर ना सिर्फ मोह त्यागना है और चरण एक दिशा में बढ़ाने हैं, बल्कि दुनिया की बातों से बहरा हो जाना है। अरे कब से तैयारी कर रहे हो? पड़ोसी रिश्तेदार बोलते हैं कब से तैयारी कर रहे हो, अब रिजल्ट आया नहीं आया, और कितने दिन पढ़ोगे, शादी नहीं करना क्या? बहुत सारी ऐसी बातें, ताने और मजे लेने के लिए पूछी गई चीजें। खैर, तो बहरा होना पड़ेगा। तो अगर तुम्हें जीवन में उड़ना है तो क्या करना है? मोह त्यागना है, चरण एक दिशा में बढ़ाने हैं और दुनिया की बातों से बहरा हो जाना है। फिर सोनल मानसिंह जी, ये उड़ीसी नृत्य से भी संबंधित है और भरतनाट्यम से भी। तो नाम में भी क्या हो रहा है? सोनल, तो SONAL, तो ओ यहां पे भी आ रहा है, ओ उड़ीसी नृत्य यहां पे। तो कुल मिला के सोनल उड़ीसी नृत्य करती हैं, तो ऐसे भी याद कर सकते हो। 2018 से 2024 ये राज्यसभा में नॉमिनेटेड मेंबर थी। 12 लोग राज्यसभा में नॉमिनेटेड हो सकते हैं, ये भी उनमें से एक थी। मालूम है ना आपको, लिटरेचर, आर्ट, साइंस और सोशल सर्विस, इन 4 फील्ड से 12 लोग प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकते हैं, तो 8 से ये नॉमिनेटेड थी। चलिए, मौलिक अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम 12 to 35, ये तो सही है। फंडामेंटल राइट्स कैन बी एनफोर्स्ड बाय लॉ, बिल्कुल सही है। अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो आर्टिकल 32, हाई कोर्ट जा सकते हो आर्टिकल 226, और हाई कोर्ट रिट इशू कर सकता है 226 में, और सुप्रीम कोर्ट 32 में रिट इशू कर सकता है आपके फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करवाने के लिए। आर्टिकल 21 प्रोवाइड्स राइट टू लाइफ, सही है। फंडामेंटल राइट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात गलत है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के बिल ऑफ राइट से हमारे फंडामेंटल राइट्स इंस्पायर्ड हैं। ये तो बड़ी सिंपल बात है, तो सिंपल क्वेश्चन था। भारत की जनगणना 2001 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण है कि भारतीय पुरुष पलायन करते हैं? ऐसे क्वेश्चन जनरल ऑब्जर्वेशन, कॉमन सेंस, IQ से बना लेते हैं बच्चे, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं कि अलग से आपको कोई विशेष बुक पढ़ने की जरूरत है, ये जनरल ऑब्जर्वेशन होता है, ठीक है। सबसे पहला एजुकेशन, हाँ एजुकेशन पे भी माइग्रेशन होता है, लेकिन सबसे ज्यादा माइग्रेशन क्यों होता है? काम की तलाश में, रोजगार की तलाश में लोग जाते हैं अर्बन सेंटर्स। क्यों? क्योंकि वहां पे, क्योंकि वो हब है, तो वहां पर ट्रेडिंग, बिजनेस सेंटर्स हो गए, ट्रेडिंग सेंटर्स हो गए, या आप देखो इंडस्ट्रियल सेंटर्स हो गए जहां पे फैक्ट्रीज वगैरह हैं, तो वहां पे ज्यादा काम निकलता है, तो फिर रूरल एरिया से लोग अर्बन एरियाज माइग्रेट करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ माइग्रेशन है। चलो, तो काम और रोजगार की तलाश, साइंस के क्वेश्चन, साइंस के एक्सपर्ट फैकल्टी देखेंगे। हाँ, तो विच आर्टिकल मेंशन CAG, तो CAG कौन सा आर्टिकल मेंशन करता है? अगेन लड्डू क्वेश्चन, तो अभी तक तो शिफ्ट इजी रही है भाई। 148 में CAG का मेंशन है। अच्छा, कि देयर शैल बी अ CAG, पद का सृजन है। फिर बात करें, सबसे पहले ब्रिटिशों ने जब इस पद को क्रिएट किया था CAG, तब इसको CAG नहीं बोलते थे, तब बोलते थे अकाउंटेंट जनरल, और पहले अकाउंटेंट जनरल थे एडवर्ड ड्रमंड। तो पहले कौन थे बच्चे अकाउंटेंट जनरल? एडवर्ड ड्रमंड। बाद में यही पद AG का, अकाउंटेंट जनरल का, CAG कहलाया,
और फिर वर्तमान में आप देखें सीएजी कौन है, तो संजीव मूर्ति साहब, तो संजय मूर्ति साहब हैं, सॉरी, तो के संजय मूर्ति साहब ये वर्तमान में हैं सीएजी। कौन से नंबर के सीएजी हैं, तो 15th सीएजी हैं। हो सकता है कभी ये भी एग्जाम में आ जाए कि नंबर कौन सा है, तो 15th सीएजी ऑफ इंडिया है। चलिए आगे बात करें तो सीएजी के बारे में बहुत सारी चीजें हमने, जब अभी यूट्यूब पर क्लास भी चल रही थी पॉलिटी की, तो हमने वहां पे भी सेपरेटली बहुत डिस्कशन किया कि इनके लिए एज क्या है बच्चे, तो 65 साल या 65 ईयर्स, जो भी पहले आया हो तब तक होल्ड करते हैं ऑफिस। इनका रिमूवल प्रोसेस और मैनर जो है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसा सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं, साइंस के क्वेश्चन, साइंस के एक्सपर्ट फैकल्टी डील करेंगे। भीमराव अंबेडकर द्वारा मंदिर प्रवेश आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था, 1927 में शुरू किया गया। बी आर अंबेडकर साहब की बात करें, इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ मऊ में, जो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में है। और ये जो मऊ है इसका फिलहाल नाम डॉक्टर अंबेडकर नगर है, तो इसका नाम ही अब डॉक्टर अंबेडकर नगर है। ठीक है, दूसरी बात करें मृत्यु की, तो मृत्यु कब हुई, 6 दिसंबर 1956 को मृत्यु होती है और डेथ दिल्ली में होती है, न्यू दिल्ली। ठीक है, चल तो ये भी हमने लिख दी बात। अब बी आर अंबेडकर साहब ने 1927 में टेम्पल एंट्री मूवमेंट क्यों शुरू की, क्योंकि उस टाइम पे दलितों के लिए बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे कि आप ये तालाबों से पानी नहीं भर सकते, जो पब्लिक पॉन्ड्स हैं, आप कुएं से पानी नहीं भर सकते, दूषित हो जाएंगे कुएं, मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो छुआछूत वाला जो एक कुप्रथा भारत में था, तो उसको खत्म करने के लिए 1927 से 35 के बीच में 3 बार टेम्पल एंट्री करवाने का प्रयत्न किया अंबेडकर जी ने। इसके अलावा 1927 में ही समता सैनिक दल का गठन भी किया था, जो मैंने आपको उससे पुरानी वाली शिफ्ट में बताया भी था, क्वेश्चन भी आया था समता सैनिक दल, तो ये भी 1927 में आया। तो ये समता सैनिक दल भी 1927, टेम्पल एंट्री मूवमेंट भी 1927। साथ साथ इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई 1936 में, और इनके ये पब्लिकेशन कभी भी एग्जाम में आ सकते हैं। मूक नायक बहुत इंपॉर्टेंट, बहिष्कृत भारत, समता, जनता, प्रबुद्ध भारत, बच्चे कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, विशेष रूप से मूक नायक, बहिष्कृत भारत और समता तो बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में लगभग कितने प्रतिशत यात्री यातायात सड़कों से होता है, ठीक है, अबाउट व्हाट परसेंटेज ऑफ पैसेंजर ट्रैफिक इज कैरीड बाय रोड्स इन इंडिया, तो कितने प्रतिशत यात्री यातायात सड़कों से होता है, तो कितने प्रतिशत होता है, 87% होता है, 87%, क्योंकि जो पैसेंजर ट्रैफिक है वो सबसे ज्यादा रोड से ही मूव करेगा। एक तो बात ये कि भाई डोर टू डोर मूवमेंट हो जाता है ना, कि कोई रेलवे स्टेशन की बात करे तो रेलवे स्टेशन ज्यादा से ज्यादा आपको कहां तक छोड़े, एक रेलवे स्टेशन से दूसरे तक। डोर टू डोर कनेक्टिविटी कौन देता है, रोडवेज देते हैं। ठीक है, और कोई कॉम्प्लेक्सिटी भी नहीं है, सीधे गाड़ी उठाई चल दिए। तो लगभग 60% माल ढुलाई और 87% यात्री यातायात तो ये सड़क मार्ग से होता है। ठीक है, तो एक बार इस शिफ्ट में मान लीजिए ये चीज पूछ ली, अगली बार पूछ लेगा कि जो फ्रीट मूवमेंट है, जो माल ढुलाई है, वो कितने परसेंट है, तो 60% रोड्स के माध्यम से है। अच्छा, यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि नेशनल हाईवेज सिर्फ 2% ऑफ टोटल रोड नेटवर्क है इंडिया के, मगर वो 40% ऑफ रोड ट्रैफिक कैरी करते हैं। अब यहाँ पे जो रोड ट्रैफिक है इसमें आपका माल ढुलाई, पैसेंजर ट्रैफिक दोनों मिक्स करके ही बात हो रही है कि भले ही 2% नेशनल हाईवे, लेकिन सोचो 40% रोड ट्रैफिक इंडिया का कैरी करते हैं। तो अगर इंडिया में 2% नेशनल हाईवे हैं तो बाकी में क्या है, तो 3% हो गया आपका स्टेट हाईवे, ये फिगर दिमाग में रखो। तो 95% बचा हुआ क्या है, 2 और 3 को हटा दो तो 95% है आपके अदर रोड्स। और अगर मैं इसको लाख में बताऊं तो नेशनल हाईवे 1,46,000 किलोमीटर, स्टेट हाईवे 1,79,000 किलोमीटर। चलो आओ, मेक इन इंडिया पहल मुख्य रूप से किस क्षेत्र पर केंद्रित है, महालड्डू क्वेश्चन, एग्रीकल्चर, इंपोर्ट, सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग, क्या है, मेक इन इंडिया, मैन्युफैक्चर करो। ठीक है, तो ये तो बहुत लड्डू क्वेश्चन हो गया, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा यहाँ पे जो सीरियसली पढ़ाई किया होगा वो इतनी लड्डू चीज गलत कर देगा, तो ऐसी चीजें नहीं छोड़नी है। यहाँ पे मैंने आपके सामने बहुत सारे भारत सरकार के 2014 के बाद से जो स्कीम्स आई हैं, है ना, उन पर एक वो कर दिया है, अलग से मेंशन कर दिया। ऐसा नहीं कि 2014 से पहले वाली स्कीम्स इंपॉर्टेंट नहीं है, 100% इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्योंकि 2014 के बाद जब सरकार बदलती है तो हम देखते हैं कि बहुत सारी नई नई स्कीम्स आई जिन पर बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। चलो, तो ये 2014 वाली है, जनधन, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, मिशन स्वच्छ भारत, सांसद आदर्श ग्राम, श्रमेव जयते योजना। इसके अलावा ये 2015 वाली है, ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, विद्या, पीएम मुद्रा, कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको एक तो इनका ईयर याद करना है कि कब आई ये स्कीम्स, और फिर इनके बारे में बेसिक बातें कि इनका मूल उद्देश्य, एटलीस्ट 2 लाइनें कि क्या है, एम क्या है, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा कि एम बता दो,
कि क्यों लाए थे, और जिसको मालूम होती ना उसके लिए तो बिल्कुल मतलब नंबर ऐसे देके जाती है, इसको नहीं मालूम फिर वो गेस करेगा। तो ये क्वेश्चन टफ नहीं होते, बस आपको ये स्कीम्स के बारे में पढ़ लेना है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा महीना समूह उत्तर भारत में सबसे ठंडा है। चलो अब हम लोग जब बात करते हैं कि उत्तर भारत में सबसे ठंडा महीना, बताओ इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन कुछ हो सकता है क्या? दिसंबर, जनवरी, सितंबर, अक्टूबर, बताओ, कोई सेंस नहीं है। दिसंबर, जनवरी, तो ये हो गए सबसे कोल्डेस्ट मंथ। तो ये तो महा लड्डू। बताओ, ऐसा क्वेश्चन तो कायदे से पूछना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो बच्चे सीरियसली तैयारी करते हैं ना, उनके लिए तो ये गलत हो जाता है ना कि भाई उनने अच्छे तैयारी की है और ये एक बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन, तो उनको ऐसा लगने लगता है अरे यार क्या मतलब हम इतना पढ़ के आए, ये तो हर कोई कर लेगा। तो इसलिए कम से कम एक लेवल सेट हो वो सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन अशोक के धम्म की मूल विशेषताओं में से एक नहीं था? अहिंसा, सेक्युलरिज्म, सेलिबेसी या पॉलिटिकल यूनिफिकेशन। तो कौन धम्म का हिस्सा नहीं है? अब देखो, जब हम लोग धम्म के बारे में पढ़ते हैं तो धम्म क्या होता है? कोड ऑफ कंडक्ट। सबसे पहली बात, धम्म इज नॉट धर्म। धम्म क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट। तो अशोक ने बताया कि भाई इस तरीके से जीवन यापन करो, बड़ों की इज्जत करो, ब्राह्मणों की इज्जत करो, तो जो स्लेव्स हैं उनसे अच्छे से बर्ताव करो। फिर सेक्युलरिज्म पर बिल्कुल बात कही गई है कि सभी धर्मों के विचारों का सम्मान करो। फिर इसके अलावा नॉन वायलेंस पर बहुत ज्यादा, पशु बलि ना हो उस पर बहुत ज्यादा फोकस किया है। अशोक के यहाँ जो रॉयल किचन थे वहां पे बिल्कुल जो एनिमल किलिंग है उस पर बैन लग गया था। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए एक स्लाइड रखी है, ठीक है, प्रोहिबिटिंग एनिमल सेक्रीफाइस, एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन डायरेक्शन ऑफ सोशल वेलफेयर, नॉन वायलेंस, ह्यूमेन ट्रीटमेंट ऑफ सर्वेंट्स, वही अच्छे से व्यवहार कीजिए नौकरों के साथ, ओबे पेरेंट्स, पे रिस्पेक्ट टू ब्राह्मण्स, टॉलरेंस अमंग ऑल सेक्ट्स, बात हो गई। रिप्लेसमेंट ऑफ भेरी घोष, भेरी घोष मतलब वॉर ड्रम, तो वॉर ड्रम नहीं, अब क्या होगा? तो साउंड ऑफ पीस, यानी धम्म घोष भेरी घोष की जगह। चलिए, बाकी बहुत ज्यादा खर्चीले रिचुअल्स तो उनको भी क्रिटिसाइज किया है, ठीक है, बहुत ज्यादा ग्लिटर वाला जीवन, शो शाह वाला जीवन, पॉम्प एंड शो वाला जीवन, वो सब नहीं। तो ऐसे जीना है तो इनने बताया। कुल मिला के आप देखो, अहिंसा, धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म, तो ये तो है ही। सेलिबेसी नहीं है, तो ऐसा नहीं कहा कि भाई शादी नहीं करना, ऐसी कोई बात नहीं कही, ठीक है। फिर नहीं तो विद्रोह हो जाता अशोक के खिलाफ कि क्या बोल दिया। आओ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 का अधिवेशन बिहार में कहाँ आयोजित हुआ था? बिहार के बांकीपुर में आयोजित हुआ था। ये जो नाम है बांकीपुर, तो असल में एक इस्लामिक इन्वेडर थे, मीर बांकी। तो उन्होंने जब बंगाल पर हमला किया था, तो ये जो बिहार है उस समय बंगाल का ही पार्ट था, 15th सेंचुरी की बात है, मिडिवल इंडिया की बात है। तो इनके नाम पे ही फिर ये बांकीपुर का नाम आया है। और ये 1912 का जो सेशन है, तो हम देखते हैं कि राव बहादुर रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर ये अध्यक्ष थे। हर बार कोई ना कोई अध्यक्ष होता था ना, जैसे आपने सुना है 1885 में सबसे पहली बार अध्यक्ष थे WC बनर्जी। फिर आपने सुना है 1886 में पहले पारसी अध्यक्ष थे दादा भाई नेहरू जी, पहले पारसी अध्यक्ष, पारसी समुदाय से संबंधित। 1887 में पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे कौन? बदरुद्दीन तैयब जी। खैर, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। 1906 में पहली बार कांग्रेस ने ऑफिशियली स्वराज का गोल पारित किया कि अब हमारा गोल स्वराज है, और 1929 में क्या हो गया? पूर्ण स्वराज। तो ये सब ऐसी बातें हैं जो कभी भी पूछ ली जाती हैं। पूर्ण स्वराज, जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे अध्यक्ष थे। चलिए, लोहे और पानी, तो साइंस के क्वेश्चन, साइंस के एक्सपर्ट फैकल्टी देखेंगे। एक और साइंस का क्वेश्चन है बच्चे। फिर देखो, भारत में मुगल वंश के संस्थापक बाबर का वास्तविक नाम क्या है? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। अब जो बाबर हैं उनके बारे में बात करें तो मुगल साम्राज्य के संस्थापक हैं, 1526 से 30 शासन किया और कई सारे युद्ध लड़े। जैसे सबसे पहले 1526 में क्या किया? पानीपत का युद्ध लड़ा। किससे? इब्राहिम लोदी से। ना सिर्फ लड़ा, इब्राहिम लोदी का युद्ध स्थल पे उसको मार भी दिया गया। तो एकमात्र दिल्ली सुल्तान जिसकी युद्ध स्थल में मृत्यु हुई वो इब्राहिम लोदी है। अच्छा, इसके अलावा बात करें अगले साल खानवा की लड़ाई, बहुत इंपॉर्टेंट, राणा संगा के साथ। इसी के बाद बाबर ने एक टाइटल लिया था गाजी, यानी एक ऐसा इस्लामिक सोल्जर जो इस्लाम के लिए जान दे सकता है। 1528 में राजपूत राजा चंदेरी राय, सॉरी मेदिनी राय, तो इनसे हुई चंदेरी की लड़ाई, बैटल ऑफ चंदेरी। तो इसमें भी बाबर को जीत मिली। जितने भी अभी हमने 3 बोले सब में बाबर को जीत मिली। फिर हुआ क्या? महमूद लोदी के साथ घाघरा का युद्ध, और इसमें तबीयत खराब होने लगी थी बाबर की, तो महमूद लोदी को काफी पीछे तक धकेल दिया, लेकिन फिर क्योंकि तबीयत खराब होने लगी थी तो फिर वापस अपने क्षेत्र में आ गए। और अगले साल 1530 में आगरा में मृत्यु हो गई, और आगरा में इनको शुरू में दफनाया गया था, बाद में चल के इनको काबुल, जहाँ के राजा थे, काबुल के राजा थे, काबुल से आए थे, फिर इनको वहां दफना दिया जाता है। हारमोनियम वादक तुलसीदास बोरकर को 2016 में किससे सम्मानित किया गया? पद्मश्री से सम्मानित किया गया।
ये जो तुलसीदास बोरकर साहब हैं, इनको बच्चे पद्मश्री भी मिला है, और इसके अलावा हम देखते हैं कि इनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी मिला है। अच्छा, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड और पद्मश्री अवार्ड, जो इंडिया का 4th हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है पद्मश्री, वो मिला है। तो इनका नाम दिमाग में रखना, ये है तुलसीदास बोरकर जी। मैं एक और प्रश्न आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, CHSL 2017 में आया था, CGL से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि कई बार क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन वायु आधारित एक भारतीय संगीत वाद्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ विंड बेस्ड इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? तो यहाँ पे सही जवाब है तनवादिनी, और ये एक प्रकार का हारमोनियम ही होता है। और विंड बेस्ड कैसा होता है बच्चे, क्योंकि हारमोनियम अभी हम लोग डिस्कस कर ही रहे थे, तो हारमोनियम का ऑपरेशन ऐसा होता है कि जब इसको प्रेस किया जाता है तो हवा अंदर आती है, ठीक है, जब इसको आप ओपन करते हो तो हवा अंदर आती है, फिर जब आप इसको प्रेस करते हो तो हवा बाहर जाती है। तो इस प्रोसेस में जब हवा अंदर आ रही है तो वो वाइब्रेशंस क्रिएट करती है, जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये विंड बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है। चलो, रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किससे है? तो रुद्राक्ष पाटिल जो है बच्चे, ये शूटिंग से संबंधित है। इनफैक्ट आप ये बात मेरी कान में डाल लो, ये तो ठीक है 2024 में इन पर प्रश्न आया, फेमस है, 2024 में भले इन पर प्रश्न आ गया है, लेकिन इस साल 2025 में भी इनने बहुत अच्छा काम किया, और जो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का वर्ल्ड कप ब्यूनस एयर्स अर्जेंटीना, वहां पर आयोजित हुआ बच्चे, उसमें भी इनने गोल्ड मेडल हासिल किए। और मैं अगर बात करूं ओवरऑल, तो इंडिया का जो पोजीशन था ना ISSF वर्ल्ड कप में, तो वो सेकंड रहा, चाइना नंबर 1, इंडिया सेकंड। बहुत अच्छी बात है, चाइना 1, इंडिया 2 और USA थर्ड पे। तो ये आपका जो शूटिंग वर्ल्ड कप है, इसमें बहुत अच्छा इंडिया का प्रदर्शन रहा, 4 गोल्ड इंडिया को मिले, और ये 4 गोल्ड जितवाने वालों में से एक रुद्रांश पाटिल भी हैं। इनके अलावा सिफत कौर सामरा, विजय वीर सिद्धू, सुरुचि सिंह। अब आप में से कुछ बच्चे जो ये देख रहे हैं वीडियो, उनको लग सकता है कि इनका नाम सर आप क्यों बता रहे हो, क्योंकि बेटा जरूरी थोड़ा ना अगली बार आपसे ये पूछे, अगली बार इनमें से कुछ पूछ लेंगे कि बताओ इनका स्पोर्ट्स कौन सा। तो इसलिए 2025 में अभी जो लोग लाइमलाइट में रहे हैं, बिल्कुल उन पर प्रश्न आ सकता है, तो इन चारों का नाम दिमाग में रखें। मई 2022 में जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? अब ये तो हो गया आपका बिल्कुल करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, 2022 में जीती होगी किसी ने, तो उन पर क्वेश्चन आया, इससे आपको एनालिसिस में क्या पता चलता है? ऐसे क्वेश्चंस का जवाब हमारे लिए काम का नहीं, भाई ठीक है, जवाब तो हो गया हर्षदा शरद, तो इनने जीता है, महिलाएं। अच्छा, बात वो नहीं, बात है कि आपको क्या एनालिसिस से लेके जाना है, कि आपको क्या पढ़ना है। आपको बच्चे 1.5 से 2 साल के करंट अफेयर्स पर ध्यान देना है, उससे पुराना करंट अफेयर मत पढ़ना। तो 1.5 से 2 ईयर्स CGL के लिए, और फिर बात करें SSC के दूसरे एग्जाम्स के लिए तो 1.5 ईयर्स, ठीक है, 1.5 ईयर्स जो भी आपका एग्जाम डेट है, तो उससे 1.5 साल पुराना, और CGL में 1.5 से 2 साल पुराना, बस उससे पीछे मत जाना। तो ये हर्षदा गरुड़ जी हैं, 2022 में इनने ये कर दिखाया था कि पहली बार ऐसा हुआ कि गोल्ड मेडल मिला है किसी को जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में। अच्छा, इसके अलावा 2024 का जो वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप है वेट लिफ्टिंग का, वो भी आयोजित हो चुका है, और ये स्पेन में हुआ था। इसमें यूनाइटेड स्टेट्स नंबर 1 पे रहा, अमेरिका और साउथ कोरिया रहा नंबर 2 पे, ठीक है। इंडिया की रैंक इसमें बहुत ही ज्यादा नीचे है। तो 2024 वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप वेट लिफ्टिंग की बात करें तो स्पेन में हुआ, US नंबर 1 और साउथ कोरिया नंबर 2 पे रहा। चलो भाई आओ, N रंगास्वामी ने मई 2021 में पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उनके द्वारा बनाई गई पार्टी का नाम क्या है? ये अभी भी पुदुचेरी में, देखो 3 जगहों पे यूनियन टेरिटरी पे हम देखते हैं ना कि आपकी विधानसभा है, एक पुदुचेरी, दिल्ली और एक है आपका जम्मू कश्मीर। तो वहां पे उमर अब्दुल्ला साहब है जम्मू कश्मीर में, और फिर हम बात करें दिल्ली में तो रेखा गुप्ता जी हैं, और यहाँ पे एन रंगास्वामी अभी भी हैं। इनकी पार्टी कौन सी बच्चे? तो अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस, सॉरी हाँ, ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस, अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस, ये इनकी पार्टी है। बात करें उमर अब्दुल्ला की तो नेशनल कॉन्फ्रेंस उनकी पार्टी है, और रेखा गुप्ता तो बीजेपी की है। अच्छा, ये तो हो गया सीएम। मैं आपको बोल बोल के थक गया हूं बच्चे, जो भी सीएम या गवर्नर या यूनियन टेरिटरी के केस में लेफ्टिनेंट गवर्नर है, जब आप पेपर दे रहे हो तो निश्चित रूप से सीएम, गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर पता होने चाहिए, एक आध क्वेश्चन फंस जाता है। तो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर की आपके सामने लिस्ट है, इसको अच्छे से देखना। वर्तमान में ये अलग अलग यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। अंडमान निकोबार के एडमिरल DK जोशी, चंडीगढ़ के गुलाब चंद कटारिया, दादरा नगर हवेली के प्रफुल्ल पटेल, दिल्ली के विनय कुमार सक्सेना, जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा, लक्षद्वीप प्रफुल्ल पटेल। तो प्रफुल्ल पटेल को एडिशनल जिम्मेदारी मिली है, तो एक दादरा नगर हवेली दमन दीव के भी हैं और लक्षद्वीप के भी हैं। पुदुचेरी तो के कैलाश नाथन और रंगास्वामी सीएम है, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर है। और लद्दाख के तो आप देखो कविंदर गुप्ता। चलो आओ आगे की बात करें। ये जो लिस्ट है इसमें जो भी अपडेट्स होते हैं तो बिल्कुल आपको इससे अलर्ट रहना है, जुड़े रहना है बीच बीच में करंट अफेयर्स में जब भी कोई चेंज होता है, ठीक है।
तो ये जो लिस्ट है ये तो मैंने यहां से निकाली है कि जो भारत सरकार का जो ऑफिशियल पोर्टल है उसकी लिस्ट है, लेकिन कोई अपडेट होता है तो आपको अलर्ट रहना है। चलिए, तो संकल्प गुप्ता निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हैं बच्चे? संकल्प गुप्ता जुड़े हैं किससे? चेस से। चेस पर बहुत सारे क्वेश्चन सीजीएल 2024 में पूछे गए। एक बार पूछा गया था कि ये बताइए कि व्हाइट जो जितने भी पीस रहते हैं, व्हाइट पीस जैसे ब्लैक और व्हाइट, तो व्हाइट पीस कितने होते हैं? तो 8 इंटू 2 16 होते हैं, है ना? क्योंकि आप देखते हो ना एक रो में 8 जो स्क्वायर्स होते हैं और 2 जो रोज होती हैं वो घेरता है व्हाइट और 2 घेरता है ब्लैक, तो 16 16। फिर एक बार आया था पॉन पर कि कौन सीधे चल पाता है एक कदम, तो पॉन चल पाता है। तो वैसे ही यहाँ पे संकल्प गुप्ता साहब पे भी आया, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि कन्वेंशनल थे। ये आपके लिए एनालिसिस से मैंने ये बात जो आप तक पहुंचानी है वो ये है, आंसर काम की बात नहीं है। बात ये कि ये क्वेश्चन पूछा क्यों था? क्योंकि आप देखो ये जो संकल्प गुप्ता जी हैं करंट अफेयर्स में रहे थे। यहाँ पे आप देखोगे तो क्वेश्चन आपको लगेगा कि जनरली पूछ लिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, जनरली नहीं पूछा है। भले ही रुद्रांश पाटिल हो या भले ही संकल्प गुप्ता हो, तो आप देखो ये 2021 में इंडिया के 71st चेस ग्रैंड मास्टर बने थे, इसलिए इन पर भी प्रश्न पूछना एसएससी को लगा, क्योंकि करंट अफेयर से भी संबंधित हैं। क्योंकि 2024 में हमने देखा वो 3-4 साल पुराने करंट अफेयर पूछे हैं उन्होंने। फिर बात करें सबसे पहले ग्रैंड मास्टर इंडिया से कौन थे? विश्वनाथन आनंद। और ये तो पुरुषों में बात हो गई, महिलाओं में सबसे पहले वुमेन चेस ग्रैंड मास्टर कौन है? तो सही जवाब बच्चे क्या दोगे? तो सही जवाब है सुब्बरमन विजयलक्ष्मी, या एस विजयलक्ष्मी बोल दो, तो ये 2001 में। विश्वनाथन आनंद साहब 1988 और एस विजयलक्ष्मी जी 2001। चलो, फिर कुछ तालों का आविष्कार डैश द्वारा किया गया जिनमें त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी, नवमुखी शामिल है। अब ये क्वेश्चन को बिल्कुल हम कहेंगे कि ये मॉडरेट से टफ क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो कि जो ऑप्शंस भी दिए गए हैं, अब जैसे ठीक है हरिप्रसाद चौरसिया जी, भीमसेन जोशी जी आपने नाम सुना, लेकिन फिर भी जैसे भीमसेन जोशी कराना घराना, तो इन पे वैसे भी बहुत सारे क्वेश्चन आए। कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि अरे उन पर बहुत सारे क्वेश्चन आए तो हो सकता है ये हो, और वैसे भी भीमसेन जोशी जी गाते हैं तो हो सकता है वहां हो। तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लेकिन सही जवाब यहाँ पे है एम बाल मुरली कृष्ण। तो ये कर्नाटिक म्यूजिक से संबंधित हैं और इनको आप देखो कितने अवार्ड्स मिले हैं एम बाल मुरली कृष्ण जी को। तो कर्नाटिक यानी जो साउथ इंडियन जो क्लासिकल म्यूजिक है उससे संबंधित है। अब इनको देखो संगीत कलानिधि पुरस्कार भी मिला है, नेशनल फिल्म अवार्ड्स भी मिले हैं, पद्म विभूषण इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भी मिला है, फिर महात्मा गांधी सिल्वर मेडल फ्रॉम यूनेस्को ये भी मिला है, और इसके अलावा एक फ्रेंच गवर्नमेंट का सम्मान जिसको हम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ऑर्डरे देस आर्ट्स एट देस लेट्रेस, तो ये भी इनको फ्रेंच गवर्नमेंट से मिला हुआ है। सोचो इतने सारे सम्मान। चलो ये हो सकता है ना आए, ये भी हो सकता है महात्मा गांधी सिल्वर मेडल वाला ना पूछे, लेकिन पद्म विभूषण फिर से रिपीट हो सकता है बाल मुरली कृष्ण जी पे। इसके अलावा संगीत कला निधि सम्मान वाला भी प्रश्न आ सकता है। चलो, कौन सा महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को घेरे हुए है और उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है? तो बहुत सिंपल बात हो गई, सदर्न ओशियन। जब हम लोग छोटे थे तो पढ़ते थे अंटार्कटिक ओशियन, लेकिन फिर समय के साथ इसको सदर्न ओशियन नाम से ज्यादा जाने लगा, ठीक है, जाना जाने लगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन, सदर्न, पहले अंटार्कटिक बोलते थे और फिर है नीचे आर्कटिक। तो यहाँ पे आपके सामने देखो ये है आपका सदर्न ओशियन, और जाहिर सी बात है अंटार्कटिका को घेरे हुए। इतना ही बस इंफॉर्मेशन काफी था इस तक पहुंचने के लिए। चलिए अगली बात, भारत में सदस्य ऋण संस्थानों यानी मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस द्वारा किस योजना के तहत 10 लाख तक के जमानत मुक्त ऋण दिए जाते हैं? वही बात है कि फेमस स्कीम्स मैंने अभी अभी आपको बोला कि बच्चे जो मुख्य स्कीम है, जैसे अभी हमने बात की थी मेक इन इंडिया की, इसी शिफ्ट में अब देखो एक और स्कीम बेस्ड क्वेश्चन आया, और जो बच्चे ने जो अगर मेरी कही हुई बात मान ली होती और वो जो मैंने स्कीम्स दिखाई सबके बारे में 2-2 लाइन रिसर्च कर ली होती तो फिर ये क्वेश्चन बन जाता। तो मुद्रा स्कीम है, तो मुद्रा स्कीम में ऐसा होता है ना, 2015 में मुद्रा स्कीम शुरू हुई, उसमें मिलते हैं लोन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्टैंड अप इंडिया, लेकिन क्या है ना कि जो स्टैंड अप इंडिया स्कीम है ना उसमें शेड्यूल्ड कास्ट वुमेन और शेड्यूल्ड ट्राइब वहां पे लोन दिया जाता है उनको, जबकि ऐसा क्वेश्चन ने हमको बोला नहीं, तो स्टैंड अप इंडिया नहीं है। सही जवाब क्या हो गया? मुद्रा योजना। बहुत छोटा छोटा दिख रहा होगा आपको, मैं पढ़ के सुनाता हूं। तो यहाँ पे 10 लाख तक के लोन दिए जाते हैं। इसमें 3 लोन की कैटेगरी है, शिशु जहां पे 50,000 तक के लोन, किशोर जहां पे 50,000 से लेकर 5 लाख तक के लोन, और तरुण कैटेगरी जहां पर 5 से 10 लाख तक के लोन दिए जाते हैं। किसको दिए जाते हैं? स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस को दिए जाते हैं। लोन कौन देता है? तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक से यहाँ पे लोन दे सकते हैं, ठीक है। चलो आओ आगे बात करें।
असम में मनाए जाने वाले निम्नलिखित त्योहारों में से कौन सा मुख्य रूप से वैष्णवों द्वारा मनाया जाता है? बिहू, अंबुची मेला, रोंगकर और दोल यात्रा। अब देखो बिहू तो वैसे ही नहीं हो सकता, क्योंकि बिहू आप जानते हो वो की फसलों से संबंधित है। जैसे हम देखते हैं ना माघ बिहू, जब फसल बहुत होती है, या हम बोले काटी बिहू जिसको कंगाली बिहू भी बोलते हैं, जब फसल बहुत कम होती है। और बीच में आता है रोंगाली बिहू। खैर बिहू तो नहीं है, इसका सही जवाब है डोल यात्रा। अब ये जो डोल यात्रा है ये होली की तरह ही होता है, शानदार होता है होली की तरह। यहाँ पर श्री कृष्ण और राधा जी को डोली में बिठाया जाता है। डोली जो आपका एक प्रकार का स्विंग है, ठीक है। यहाँ पे तो ये बड़े स्तर पे है, बाकी मंदिरों में इस तरीके से छोटे छोटे राधा कृष्ण जी की मूर्तियों को ये आप देख सकते हो। ये जो झूला है उसमें बिठाते हैं और फिर हिलाते हैं झूले को। और यहाँ पे आप देखो कि लोग इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रंग भी फेंकते हैं। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा पूरी इंफॉर्मेशन है, राधा और कृष्ण जी से संबंधित है डोल यात्रा, उनका जो पवित्र प्रेम है उससे संबंधित है, ठीक है। चल, तो यहाँ पे हमने पूरी चीज देख ली है। हाँ, और होली की तरह इसको मनाया जाता है, ये भी बात यहाँ पे लिखी हुई है। तो डोल यात्रा इसका सही जवाब है। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ असम में, असम के अलावा वेस्ट बंगाल और उड़ीसा वाले क्षेत्र में भी इसको डोल यात्रा को सेलिब्रेट किया जाता है। इसको अन्य नाम से भी और जाना जाता है, जैसे डोल पूर्णिमा, डोल यात्रा भी बोलते हैं। तो डोल यात्रा, डोल यात्रा, डोल पूर्णिमा। चलो ठीक है भाई, तो फिर यहाँ पे हम लोग अपनी शिफ्ट को वाइंड अप कर रहे हैं। मुझे आशा है कि शिफ्ट आपको अच्छी लगी, समझ में आई। तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि शिफ्ट कैसी लगी। पढ़ते रहें, सिलेक्शन ले, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। ओके बाय बाय, थैंक यू, टाटा, सी यू अगेन।